हेलो एवरीवन, प्रियंका दिस साइड। आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे अनाटमी ऑफ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग से रिलेटेड एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, फ्रॉम ए टू जेड, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो एंड all those aspirants who are writing 2025 मेंस 2025 मेंस लिखने वाले सारे कैंडिडेट्स, सी आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर टाइम एट दिस पॉइंट, एट दिस जंक्चर। और इस नॉलेज के साथ, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं आपके प्लेस में रही हूँ। सो आई नो कि हाउ अ वीडियो का टाइटल एंड सब टाइटल कैन मेक और ब्रेक यू, बट आई अर्ज यू टू वॉच दिस वीडियो। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आप स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए और जो भी बातें यहाँ बताई जा रही हैं, ट्राई टू अलाइन योर अप्रोच। जो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, आप जो भी आंसर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जो बताया जा रहा है उससे अलाइन करने की कोशिश करिए। टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो कि 2026 में आप प्लान कर रहे हैं, यानी 2026 जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, या फिर 2025 में जिन्होंने प्री दिया है और उनका नहीं हुआ है, या आपका कोई भी अटैम्प्ट हो सकता है। आई एम गिविंग यू अ विजन। मैं आपको यहाँ पे एक विजन दे रही हूँ। विजन क्या? कि हाउ शुड आंसर, एक आंसर किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, किस तरह से प्रेजेंट होना चाहिए। आंसर राइटिंग में मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क ये होता है कि हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है। इतने सारे मिथ्स, इतने सारे बातें चलते रहती हैं। डायग्राम होना ही चाहिए, फ्लो चार्ट होना ही चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। उन सबको यहाँ पे एड्रेस करेंगे। सो from all my experience of UPSC exam and working in all sorts of profiles in this industry, I am giving you a vision. I just ask you to watch this video till the end. Speed बढ़ाकर देख लीजिए। अगर आप satisfy नहीं होते हैं what I am saying, अगर आप relate नहीं कर पाते हैं, then comment box is open for your critical remarks and I am here for all your criticism. बट अगर आप अलाइन होते हैं व्हाट आई एम टेलिंग यू, फिर इसके बाद आप और जगह जाकर के आंसर राइटिंग के लिए माथा मत फोड़िएगा, क्योंकि व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू इज ऑल फ्रॉम माई हार्ट। यहाँ पे कोई भी मिलावट नहीं होने वाली है। तो चलिए इसी टोन पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आंसर राइटिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप पहली बार कर रहे हैं। आप क्लास 1 से क्वेश्चन आंसर लिखते जा रहे हैं और उसी के बेसिस पे आप डिफरेंट क्लासेस में पहुंचते हैं। 1 का एग्ज़ाम पास किया, दूसरे में आए। सिमिलरली 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 10वीं तक इसी तरह से आप ईयरली एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, मिड टर्म्स देते आ रहे हैं, 12th 10th 12th इवन अप टिल ग्रेजुएशन। आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक ग्रेजुएट पर्सन है। सो यू हैव ऑलरेडी रिटन आंसर। यहाँ पे डिफरेंट क्या है? फिर आपने जब इतनी आंसर राइटिंग की है, ऐसा क्या है यूपीएससी में जो बहुत डिफरेंट है और हमें पैनिक होने की आवश्यकता है? इस पे हमारा कुछ बात है कि एक तो वास्ट सिलेबस ऑफ यूपीएससी, जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, और इसके लिए जो नॉलेज बेस होता है वो अपने आप में एक टास्क है, टू बिल्ड द नॉलेज बेस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ये एक एस्पेक्ट है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस एस्पेक्ट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि दिस जनरल रूल कि आपने ऑलरेडी आंसर राइटिंग किया है एंड द सिलेबस इज यूपीएससी इज वास्ट, इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। यानी द आंसर राइटिंग ऑफ यूपीएससी इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस, जैसे कि पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। सो यहाँ पे लिमिटेशंस आ जाते हैं, और एक लिमिटेशन के साथ अपनी आंसर को प्रेजेंट करना मेक्स इट डिफिकल्ट। लिमिटेशंस क्या है? आपके पास वर्ड लिमिट है, एंड वर्ड लिमिट्स के साथ, इसी वर्ड लिमिट से एक और आता है स्पेस कंस्ट्रेंट। सो ये दीज आर टू ऑफ योर डायरेक्ट लिमिटेशन, और इसके साथ आता है एक इनडायरेक्ट, ये डिराइव्ड है इससे, टाइम लिमिट। क्योंकि आपको एक वर्ड लिमिट दे दिया गया है तो आपको एक सर्टेन टाइम में ही उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अगर आप एक क्वेश्चन को
उस एक सर्टेन टाइम फ्रेम से ज़्यादा देते हैं तो डेफिनेटली आप पूरे पेपर अप्रोच नहीं कर पाएंगे, पूरे पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे एंड यू विल बी आउट ऑफ द रेस. सो ये जो वर्ड लिमिट और स्पेस कंस्ट्रेंट है ये आपको डिफ़िकल्ट बनाता है बाकी एग्ज़ाम से. सो what is UPSC basically testing by prescribing word limit and space constraint? इस लिमिटेशन को डाल करके यूपीएससी आखिर कैंडिडेट्स का टेस्ट क्या करने वाली है. सो आप यूपीएससी टेस्ट्स योर आर्टिकुलेशन, यानी आप कितनी क्लैरिटी से अपनी आप जो यहाँ सोच रहे हैं उसको कॉपी पे उतार सकते हैं. आर्टिकुलेशन, इम्प्रूव योर आर्टिकुलेशन बहुत जगह समझ जाएंगे, बट आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि आपने जो सोचा उसको कितनी क्लैरिटी से आप कॉपी पे उसको लिख पाते, कितनी क्लैरिटी और कितनी सटल तरीके से कम वर्ड्स में अपनी बातों को क्लियरली एग्जामिनर तक कन्वे करना. दिस इज नॉन एज आर्टिकुलेशन और इसी को थिएटर के लैंग्वेज में प्रोजेक्शन भी कहते हैं. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यूपीएससी इज बिसाइड्स योर नॉलेज कंटेंट, यूपीएससी इज टेस्टिंग योर आर्टिकुलेशन. सेकेंडली, आर्टिकुलेशन ऑफ व्हाट. अब आते हैं यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे. आर्टिकुलेशन ऑफ व्हाट? आर्टिकुलेशन ऑफ what has been asked in the question. यानी आर्टिकुलेशन ऑफ, आप ऐसे ही ओपन इंडेड तो कुछ लिख नहीं देंगे. आर्टिकुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन. और यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे आंसर राइटिंग का, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना है और शिद्दत से इसको समझना है, फॉलो करना है. आपकी भलाई, आपका अपलिफ्टमेंट, यही मेरा मकसद है. आर्टिकुलेशन ऑफ व्हाट? Demand of the question. This exam is very difficult. The mains exam is very difficult because आपको कुछ भी नहीं लिख देना है ना. एक टॉपिक अगर आपसे पूछा जा रहा है तो अगर आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ, उस क्वेश्चन के बारे में यूनिवर्सिटी एग्जाम में कुछ पता नहीं है, बट स्टिल अगर आप लिख के आते हैं तो कुछ ना कुछ मिल जाता है, ठीक ठाक मिल जाता है. बट यूपीएससी में यू हैव टू काइंड ऑफ कैलिब्रेट योर नॉलेज, कैलिब्रेट योर थॉट प्रोसेस. आपकी जो सोच है, आपका जो आर्टिकुलेशन है वो कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. आपके पास क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन का क्या डिमांड है. अगर इसी चीज को आप नहीं समझेंगे तो आपका आंसर क्लियर कैसे हो सकता है. और आप में से हर वो एस्पिरेंट, स्पेशली जो 2025 मेंस दे रहे हैं कैंडिडेट्स, बच्चों आपको अभी प्रैक्टिस, अगर आपका ये फर्स्ट मेंस है, ट्राई टू बिल्ड दैट वो एक नैक बिल्ड करने की कोशिश कीजिए कि आपको पढ़ के ये समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है. उसके बाद हम कंटेंट पे आएंगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, उसके बाद हम यही वेन डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, ये सारी बातें करेंगे, राइट. So some most important part in your answer writing is understanding the demand of the question. और अपने पास उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसको उस कंटेक्स्ट में कैलिब्रेट करना. इसको बोलते हैं अपने नॉलेज को कस्टमाइज करना. जैसे कोई एक टॉपिक है, आपके सिलेबस का एक टॉपिक है, वो टॉपिक किस कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है तो हम कहते हैं कि आपने क्वेश्चन के डिमांड को समझ लिया है. एग्जाम्पल यहाँ पे लूँगी मैं. अगर जैसे आपके जीएस पेपर 2 में ऑफिस ऑफ गवर्नर एक टॉपिक है, अब गवर्नर को n नंबर ऑफ डायमेंशंस में पूछा जा सकता है. जैसे इसका सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है गवर्नर का, पार्डनिंग पावर एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट, या फिर रिसेंट. अब इस पार्डनिंग पावर में भी कंपैरिजन पूछा जा सकता है, रिसेंट लूप होल्स पूछा जा सकता है, रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए थे उस पर पूछा जा सकता है. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में गवर्नर का क्या रोल रह रहा है ये पूछा जा सकता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ जो गवर्नर का रिलेशन है और रिसेंट जो टसल है स्पेशली जब तमिलनाडु वगैरह में, ये पूछा जा सकता है. इसके अलावा
गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट, ये भी पूछा जा सकता है। सो देखिए, एक टॉपिक है, इसके n नंबर ऑफ डायमेंशन है। तो जब आप एक टॉपिक के डायमेंशन को पकड़ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, तब कहा जाता है कि यू हैव अंडरस्टूड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। So first and foremost, to all aspirants who is writing 2025 मेंस, और अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपको फोकस करना है टू लर्न हाउ टू गेज डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। और कैसे लर्न करेंगे, देखिए आप टेस्ट सीरीज बिल्कुल लगाएं, टेस्ट सीरीज से आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। जहां भी लगाएं, दैट इज नॉट माई कंसर्न, और मैं यहाँ से किसी एक इंस्टीट्यूट को रिकमेंड नहीं करूंगी। बट हाउ टू गेज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ये जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम से बेहतर आपको बता नहीं सकता, और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से बेहतर आपको बता नहीं सकता। सो यू हैव टू रीड PYQs। आपको सिर्फ ये जानने के लिए नहीं कि आपका कौन सा एरिया इम्पोर्टेंट है, कौन सा थीम इम्पोर्टेंट है, बट आपको PYQs रीड करनी है, बिकॉज you want to learn the language of the UPSC की क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम कर रही है। एंड धीरे धीरे स्लोली इट विल नॉट टेक मच टाइम, इन 5-6 days इफ यू, अगर आप 1 घंटे भी देते हैं UPSC की PYQs को लर्न करने में और अंडरस्टैंड करने में, 5-6 दिन में आप स्टार्ट करने, आपको समझ में आने लगेगा कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, क्योंकि नॉलेज बेस आप ऑलरेडी आपके पास है, आप PT क्वालिफाई करके आए हुए हो। सो हाउ टू गेज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस पे मैं इतना इम्फसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन के डिमांड को ही नहीं समझा तो आपने आउट ऑफ कंटेक्स्ट कुछ भी लिख दिया, दैट वुड बी इररिलेवेंट। एंड कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स, माय डियर फेलो स्टूडेंट्स, ओल्ड राजेंद्र नगर में आपको इनकरेजमेंट के नंबर मिल सकते हैं कि अगर बच्चा जो है वो आंसर लिख रहा है और इसको नंबर नहीं देंगे डिस्करेज हो जाएगा और दोबारा टेस्ट नहीं लिखेगा। बट UPSC में कोई इनकरेजमेंट के नहीं मिलते हैं नंबर। सो कोशिश आपका, टू ऑल एस्पिरेंट्स हु इज वाचिंग दिस वीडियो, योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन के डिमांड को समझना है और आपको अपना आंसर, अपने बायस को हटाते हुए यहाँ जो पूछा गया है, अगर यहाँ पे जो भी आपसे पूछा गया है आप उसको केटर करते हो इन द गिवन वर्ड लिमिट, और सारे के सारे पेपर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, यू वुड क्वालिफाई मेंस। 2 ही चीजें होती हैं आंसर राइटिंग में, पहला कि इंडिविजुअल क्वेश्चंस के आप डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहे हो, और दूसरा कि आप क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली पूरा नहीं कर रहे हो। सो इम्पॉर्टेंट है कि आपको हर क्वेश्चन को, क्या जो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये समझ में आ गया उसके बाद बस सिर्फ लिखना है। ओके, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंडिंग डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। और क्वेश्चन के डिमांड को एक बार समझ लिया तो कितने सिंपल वे में आप अपनी बात को एग्जामिनर तक पहुंचा दे रहे हैं, और क्वेश्चन का जो डिमांड है आपने फुलफिल कर लिया, एग्जामिनर विल स्टैंड अप, क्लैप फॉर यू एंड देन सिट एंड गिव यू मार्क्स, एंड दिस हैज हैपेंड। सो चलिए, वंस यू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, नाउ कम्स कि अब क्वेश्चन के डिमांड को हम केटर कैसे करेंगे, यानी अब हम आंसर कैसे करेंगे। एक्सक्यूज मी, आई थिंक नो, ठीक है, मुझे लगे एसी से पानी आ रहा है। एनीवे, कमिंग बैक, हम कहाँ थे? ओके, सो आपने अब क्वेश्चन के डिमांड को समझ लिया है। नाउ हमने अपना जो कंटेंट है वो क्वेश्चन के हिसाब से अलाइन करना है। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना है कि कितने पार्ट्स हैं, देयर माइट बी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एंड इन सब को केटर करना है। अनटिल अनलेस यू एड्रेस ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, आपको फुल मार्क्स पे इवैल्यूएशन नहीं होगा। सपोज एक क्वेश्चन है 10 नंबर का और इसके 2 पार्ट्स हैं, P1 एंड P2। अब आपने सिर्फ P1 पे लिख दिया, 150 वर्ड लिखे आपने P1 पे लिख दिया, तो आपका 10 पे इवैल्यूएट ही नहीं होगा। समझ रहे बात को? बट अगर वही एक कैंडिडेट है जिसने क्वेश्चन के डिमांड को समझ लिया कि अच्छा इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, और दोनों पार्ट को उसने बैलेंस तरीके से
एक प्रोपोर्शन देते हुए वर्ड्स का एड्रेस कर दिया, दैट कैंडिडेट विल गेट गुड मार्क्स। सिमिलरली अगर एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और इस 15 मार्क्स के क्वेश्चन में मान लीजिए 3 पार्ट है, एक कैंडिडेट है जिसको क्वेश्चन का डिमांड समझ में नहीं आ रहा है, उसने सिर्फ 2 पार्ट लिखे, उसको लगा कि इतना ही पूछा गया है, उसने 2 पार्ट लिखा। अब बताइए उसका क्वेश्चन 15 पे इवेल्युएट होगा या 10 पे इवेल्युएट होगा? आपको 10 आउट ऑफ जो भी मिलेगा। लेकिन वही एक कैंडिडेट है जिसने पकड़ लिया कि क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, वो तीनों पार्ट को प्रोपोर्शनली एड्रेस करके आएगा और उसका जो क्वेश्चन है वो 15 पे इवेल्युएट होगा। सो यहाँ पे डिफरेंस सबसे ज़्यादा क्रिएट होता है, दैट यू अंडरस्टैंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड एड्रेस द डिमांड प्रोपोर्शनली एंड केयरफुली। ये जब आप कर लेते हैं, इसके बाद आता है स्ट्रक्चरिंग और ये सारी चीज़ें। अब हम इसको स्ट्रक्चरिंग पे चलते हैं। नाउ यू हैव अंडरस्टूड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, नाउ यू नो कि क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या पूछा गया है। नाउ वी कम टू स्ट्रक्चरिंग ऑफ योर आंसर। देखिए स्ट्रक्चरिंग की जो बात है, आंसर की जो स्ट्रक्चरिंग वो IBC फॉर्मेट में होती है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब इसी पे बहुत डिबेट है कि इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, बॉडी कैसी होनी चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चरिंग वाला पार्ट है ये हमारा बहुत जल्दी रश करेगा। एक एक पार्ट को उठाते हैं। इंट्रो कैसा होना चाहिए, बॉडी कैसी होनी चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि ये बहुत ही ब्रीफ, कंसाइज एंड टू द पॉइंट हो। और इसका कहने का मतलब है कि एग्जामिनर जब आपका इंट्रोडक्शन पढ़े वो समझ जाए कि बच्चे ने क्वेश्चन के डिमांड को समझ लिया है, वहाँ से एग्जामिनर को आपकी जो क्लैरिटी है उसका पता चल जाए। इंट्रोडक्शन लिखे कैसे? मैक्सिमम फॉर 15 मार्कर आप 3 to 4 लाइन्स में जाएंगे। फॉर 10 मार्कर आप 2 to 3 लाइन्स में आपका इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए। ऑल द एस्पिरेंट्स, मैं आपको एक विजन दे रही हूँ। विजन मतलब कि आपको इसको अटेन करने की कोशिश करना है। अगर आज आप इंट्रोडक्शन 5 लाइन या एक पैराग्राफ या 10 लाइन का लिख रहे हैं, आपको माइंड में एक विजन रखना है कि मुझे कहाँ पहुँचना है। इस वीडियो का मकसद आपको विजन देना है। आपका इंट्रोडक्शन फॉर 15 मार्कर 3-4 लाइन का होना चाहिए। फॉर 10 मार्कर 2 से 3 लाइन में होना चाहिए। कंसाइज, मैंने बोला कि ब्रीफ होना चाहिए, मैंने लाइंस की लिमिटेशन बता दी। कंसाइज मतलब क्या? अब जैसे मान लीजिए कि कोई आपको गाय है, जैसे गाय पे अगर बात होती है, आप गाय को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप लिखेंगे गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर हैं, गाय की 2 आँखें हैं, गाय की 1 पूँछ है, गाय घर घर में पूजी जाती है। अपने कितने सेंटेंसेस बना दिए? 5 सेंटेंसेस बना दिए। जो सब्जेक्ट है गाय उसको 5 बार रिपीट कर दिया। अननेसेसरी के कनेक्टिंग वर्ड्स बहुत ज़्यादा हो गए। अब इसको कंसाइज कैसे करेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि गाय घर घर में माता की तरह, गाय एक ऐसी जानवर है जो घर घर में माता की तरह पूजी जाती है। इसके 2 आँखें, 4 पैर और 1 पूँछ है। अब बताइए, जो पहला मैंने बताया, शायद आप में से कोई लोग मुझे बुली करे इस बात पे, बट ये सबसे लेमन शब्दों में मुझे बताना सही लगा और शायद हंसे भी, बट ये हंसने के लिए ही है। बट अब इस पहला जो मैंने बताया गाय के बारे में 5 सेंटेंस वाला, और दूसरा जो मैंने बताया गाय के बारे में, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में ज़्यादा बारीकी, जहाँ ज़्यादा प्रिसीजन, ज़्यादा थॉटफुलनेस कहाँ दिख रहा है? सेकेंड वाले में। तो इसको बोलते हैं कंसाइज। कोशिश करनी है कि हम जो इंट्रोडक्शन लिखें उसको इस तरह से फ्रेज करें कि वो 2-3 लाइन मैक्सिमम हो और एक सिंगल सेंटेंस में हम 2-3 लाइन को कवर कर ले। ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा सा हम पॉज ले लें, एक छोटा सा, चलिए 2 सेंटेंस कर सकते हैं, एक बड़ा सेंटेंस और एक छोटा सेंटेंस। मल्टीपल सेंटेंसेस जब इंट्रोडक्शन में होते हैं तो वहाँ से आपकी इमैच्योरिटी इन आर्टिकुलेशन, ये जो बोला मैंने आर्टिकुलेशन इज इम्पॉर्टेंट, आपकी आर्टिकुलेशन की इमैच्योरिटी दर्शाती है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चरिंग हो गया। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरिंग ऑफ इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए और ऐसा हुआ है
कि एग्जामिनर जब आपका इंट्रोडक्शन पढ़े वो पॉज करे, पेन रखे और खड़ा होकर ताली बजाए और फिर आगे पढ़े। आपका काम है जितना डायरेक्ट, जितनी क्लैरिटी के साथ आप एग्जामिनर को प्लीज ही तो कर रहे हैं अपनी आंसर से। एग्जामिनर को पता है क्वेश्चन के डिमांड क्या है। अगर आपने उसको बिल्कुल बता दिया कि सर बिल्कुल आप जहां सोच रहे हैं मैं वहीं खड़ा हूं, क्यों एग्जामिनर सही नंबर नहीं देगा आपको। सो ये स्ट्रक्चरिंग हो गई इंट्रोडक्शन की। एक और चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, जो एस्पिरेंट्स बार बार मिस्टेक करते हैं, उनके कॉपीज़ में देखने को मिलता है कि वो इंट्रोडक्शन, वो इंट्रोडक्शन 2-3 पैराग्राफ में कंटिन्यू करते हैं। ये आपको एक सिंगल पैराग्राफ में होना चाहिए इंट्रोडक्शन, सिंगल पैरा, 3-4 लाइन, 2-3 लाइन अकॉर्डिंग टू द वेटेज। सेकेंडली, जो सपोज सेपरेशन ऑफ पावर्स पे क्वेश्चन है, अब एस्पिरेंट्स क्या करेंगे कि पूरा एक पेज वो सेपरेशन ऑफ पावर पे लिख देंगे। उन्होंने देख लिया कि सेपरेशन ऑफ पावर एक क्वेश्चन है, उसके आगे वो कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, एक पन्ना तो पूरा सेपरेशन ऑफ पावर्स पे रखेंगे। बच्चों, जैसे ही आपने, ठीक है मेन टॉपिक आपका सेपरेशन ऑफ पावर हो सकता है, आपने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, 2-3 लाइन 4 लाइन लिखने के बाद तुरंत आपका जो मेन डिमांड है वहां पे जंप करना है, क्योंकि मार्किंग आपको वहां से मिलेगी। आप सेपरेशन ऑफ पावर यानी इंट्रोडक्शन पे एक पन्ना लिख दीजिए, 0.5 एक नंबर से ज़्यादा उसकी वेटेज नहीं होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब हमने इंट्रोडक्शन को बिल्कुल टू द पॉइंट रखना है, कंसाइज रखना है, ब्रीफ रखना है। स्ट्रक्चरिंग आपको बता दी गई, सिंगल पैरा में रखना है, कंसाइज का मतलब भी बता दिया। अब आते हैं बॉडी पे। बॉडी पे हम क्या करते हैं, बॉडी वो जगह है जहाँ पे जो मेन डिमांड है क्वेश्चन का उसको एड्रेस करते हैं। अब हमने क्वेश्चन के डिमांड को समझ लिया, हमने समझ लिया है कि क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। मान लीजिए ये 15 मार्कर है और इसके 3 पार्ट हैं, P1, P2, P3। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखा, अब हम बॉडी पे ट्रांजिशन कर रहे हैं, बॉडी पे शिफ्ट हो रहे हैं। आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंट्रोडक्शन लिखा और मेन डिमांड को एड्रेस करना शुरू कर दिया। अब एग्जामिनर ये समझ नहीं पाता कि ये किस पार्ट को एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में आपकी कॉपी को बहुत टाइम दे करके R&D करके इवेल्युएट किया जा सकता है कि अच्छा बच्चे ने किस पार्ट को एड्रेस किया, कहाँ ख़त्म किया, कहाँ शुरू किया। बट जब आपकी कॉपी जाएगी, UPSC की कॉपी आप लिखते हैं और वहाँ पे कॉपी इवेल्युएट होता है, तो आप ही सोचिए कि एग्जामिनर कितना एफर्ट लगाएगा ये ढूंढने में कि इंट्रोडक्शन के बाद ये बच्चे ने लिखा वो कौन सा पार्ट है। आपको क्या करना है कि एग्जामिनर के लिए कॉपी को इवेल्युएट करना बहुत आसान कर देना है। अगर क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, इन तीनों को हाईलाइट करना है और जो भी ट्रांजिशन हो, इंट्रो से बॉडी पे ट्रांजिशन हो, ये जो ट्रांजिशन है, या बॉडी के 3 पार्ट्स हैं, B1, B2, B3, इन तीनों में जो ट्रांजिशन हो इसको क्लियरली विजिबल कराना है। जैसे इंट्रो लिखा हमने और उसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन है कि अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इट्स चैलेंजेस। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। तो अब जब जो मेन में लिखेंगे वो अपॉर्चुनिटी, आप क्या दिखा रहे हैं, बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आपको ये हाईलाइट कर देना है अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसे ही आपने ये लिखा और इसको एक बॉक्स में डाला और इसके नीचे अपने पॉइंटर्स लिखते गए, एग्जामिनर को समझ में आ गया कि बच्चे ने इंट्रो दे दिया है, टू द पॉइंट। अब वो बॉडी पे शिफ्ट हो गया और बॉडी में वो अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग लिख रहा है। अब इसको बोलते हैं हेडिंग। ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको बोलते हैं हेडिंग एंड सब हेडिंग। बच्चों, हेडिंग आपको बिल्कुल क्वेश्चन स्टेटमेंट के अलाइनमेंट में रखना है। क्वेश्चन स्टेटमेंट के अलाइनमेंट मतलब कि जैसे वो पूछ सकते हैं कि एग्जामिन द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इसमें क्या, अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपका जो हेडिंग होगा वो बिल्कुल क्वेश्चन स्टेटमेंट के अलाइनमेंट में होगा। जब क्वेश्चन लिख रहा है अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, आप बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों लिखेंगे, राइट? जब क्वेश्चन में है चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, आप डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों लिखेंगे, राइट? आपका जो हेडिंग होना चाहिए ये बिल्कुल ससेंट होना चाहिए, ब्रीफ। कुछ स्टूडेंट्स 2-2 पैराग्राफ के लिख देते हैं, वो नहीं करना है क्योंकि हमें वर्ड लिमिट भी अध्ययन करना है। और हेडिंग बिल्कुल क्वेश्चन स्टेटमेंट के अलाइनमेंट में होना चाहिए। और जैसे ही आपने ये हेडिंग दे दिया, आपने एग्जामिनर को क्लियर कर दिया कि सर
मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब मैं आपके मेन डिमांड को एड्रेस कर रहा हूँ एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आई एम एड्रेसिंग। और उसके बाद आपने अपने आर्गुमेंट्स दिए, हम आएंगे अभी आर्गुमेंट्स पे। आर्गुमेंट्स दिए, अब नेक्स्ट पार्ट पे आना है। नेक्स्ट पार्ट क्या था? पार्ट 2, चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब हमारा, क्योंकि हम अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस कर चुके हैं, चैलेंजेस पे शिफ्ट हो रहे हैं, सो हमारा सब अब हमें बताना होगा एग्जामिनर को कि हम कौन सा पार्ट एड्रेस कर रहे हैं। हम लिखेंगे चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, आप वहाँ शॉर्ट नहीं लिखेंगे। और इसको जैसे ही चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हमने ब्रैकेट में डाल दिया, एग्जामिनर अगेन प्लीज्ड कि द कैंडिडेट हैज एड्रेस्ड सेकेंड पार्ट एज वेल। साथ ही साथ हाईलाइट भी कर दिया है अपना इसको बोलते हैं ट्रांजिशन को हाईलाइट करना। एग्जामिनर का काम हमने बहुत मिनिमाइज कर दिया, इजी कर दिया। अब हम यहाँ पे अपने आर्गुमेंट्स लिखेंगे एंड हम आएंगे थर्ड पार्ट, कंक्लूजन पे भी आएंगे। अब जब हमने देख लिया ट्रांजिशंस को, हमने क्लियर कर लिया कि ट्रांजिशंस कैसे करने हैं। अब ट्रांजिशंस में बच्चे आपको आर्गुमेंट्स देने हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग पे लिखते हैं, अब यहाँ पे आता है कि आपको अपने आर्गुमेंट्स जो है वो बुलेट में देने हैं या फिर मैंने ये पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं, पैराग्राफ में देने हैं या फिर डायग्राम में देने हैं या फिर फ्लो चार्ट में देने हैं या फिर कोई और फॉर्मेट आप इजाद कर सकते हैं उसमें देने हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा कि as long as your arguments are self explanatory, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाना है। as long as your arguments are self explanatory, आपका क्या फॉर्मेट है, बुलेट में लिख रहे हैं, पैराग्राफ में लिख रहे हैं, डायग्राम में लिख रहे हैं, फ्लो चार्ट में लिख रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, वह ना फर्क नहीं पड़ता, वैसा वाला। आपके आर्गुमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एज टू हाउ, व्हाई, वेयर, व्हाट। इसका मतलब अगर आप कहते हैं, मान लीजिए कि आप कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के 5 बेनिफिट्स आप काउंट कराते हैं कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लिख के चल जाएंगे कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, बट हाउ, टू व्हाट एक्सटेंट। यहां से क्वेश्चन आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वेयर, हाउ मच, क्वेश्चन आ रहा है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, टू व्हाट एक्सटेंट। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में कंट्रीब्यूशन, हाउ मच। अगर कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस आप लिख रहे हैं, वेयर। तो अगर आप जो भी पॉइंट लिख रहे हैं, अगर उसके बाद ये जो क्वेश्चंस, अगर एग्जामिनर के माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन आपका आंसर इनसफिशिएंट है, चाहे आप किसी भी फॉर्मेट में लिखें। लेकिन अगर आप सिंपल एक पैराग्राफ फॉर्मेट चूज करते हैं और लिखते हैं कि कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, यहाँ पे आपने सब हेडिंग दिया और एक्सप्लेन कर देते हैं किसी डेटा के साथ, इट इज सफिशिएंट। अगर आप डायग्राम, चलिए पैराग्राफ फॉर्मेट, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अब डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम के प्रोज और कॉन्स पे बात कर लेते हैं। अगर आप लिखते हैं, मान लीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स आपने यहाँ पे डाल दिया, आपने 5 पॉइंट लिख दिया, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट, जीडीपी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस मान लीजिए, ठीक है। अगर फसाई का कोई रिपोर्ट आया, हेल्थ से बेनिफिट हो भी लिख सकते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट आपने यहाँ पे लिख दिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि टू व्हाट एक्सटेंट ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितना है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में कोई अगर स्टडी आई है, किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करता है। अगर ये पता नहीं मैंने क्या लिखा था, जो भी, अगर फसाई का कोई रिपोर्ट आया है तो उसको कोट कीजिए। आपके आर्गुमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। अब आते हैं मेन इशू पे। कुछ कैंडिडेट्स जो हैं उनको क्योंकि उनको ये बताया गया है कि फ्लो चार्ट होना चाहिए, डायग्राम होना चाहिए, वो इस तरह से एक सर्किल बनाएंगे, 5 पॉइंट्स निकालेंगे और ये 5 पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे।
कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 5 पॉइंट्स होंगे और फिर से वो वापस आएंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में पॉइंट 1 लिखेंगे, यहाँ पे सब हेडिंग देंगे वो बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, और फिर से यहाँ जो उन्होंने लिखा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लिख के फिर एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो यहाँ उन्होंने लिखा, फिर से उसको लिख के एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा, इस तरह से सो ऑन सो फोर्थ। अब इसको जो ये जो कैंडिडेट्स कर रहे हैं इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड वर्ड्स का डुप्लीकेशन। आपने जो वर्ड यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा, आप चाहिए तो अलग से लिखने की जरूरत क्या है। आप ये इस फिगर का एग्जैक्टली वर्थ क्या है जब आपने इसको यहाँ पे एलाबोरेट नहीं किया, तो आपने सिर्फ स्पेस कंज्यूम किया है और कुछ नहीं। सो ये आप जो एग्जामिनर है उसको प्लीज नहीं करेगा। सो अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, कुछ भी करिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आप एग्जाम क्वेश्चन के डिमांड को केटर कर रहे हैं और आपका जो आर्ग्यूमेंट है वहीं के वहीं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर यहाँ पे लिखा है, यहीं पे लिख दिए टू द एक्सटेंट ऑफ इतना, इसी के नीचे खत्म, फिर आपको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जस्ट फॉर द ऑर्नामेंटल पर्पस, जस्ट फॉर द डेकोरेशन पर्पस, एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू बी प्लीज्ड विथ यू। वो इरिटेट हो जाएगा क्योंकि उसको बार बार पढ़ना, उसको एक टाइम के अंदर बहुत सारे कॉपीज करने हैं और क्वालिटी देखनी है, इजंट इट? सो क्वेश्चन ये नहीं है कि आप बुलेट में लिखे, पैराग्राफ में लिखे, डायग्राम में लिखे, फ्लो में लिखे या फिर कुछ नया इजाद कर ले। क्वेश्चन ये है कि आपके आर्गुमेंट्स एक्सप्लेनेटरी हैं कि नहीं, डिमांड को केटर कर रहे हैं कि नहीं। सिमिलरली जब आप सेकेंड पार्ट में आते हैं चैलेंजेस को, तो वैसे ही आपको 4-5 चैलेंजेस इनलिस्ट करने हैं। आपको चैलेंजेस के नाम, आपकी नज़र में क्या चैलेंज है उसको फिर आपको जस्टिफाई करना है। It's not what you think, it's how you think. You have to focus on how and why and where. If you say कि फलाने जगह पे ये चैलेंज है, कहाँ पे? Write the example. If you think गवर्नमेंट जो है वो अपेथेटिक है इस एरिया को लेकर, then how, why you think so कि गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है? Justify. So all your arguments should be justified. It is called justification. So first and foremost, demand of the question. Secondly, your arguments should be justified या फिर self-explanatory. Now we have come to closure of the answer. And generally closure में बच्चे conclusion लिखते हैं, but उन्हें ऐसा लगता है कि way forward अलग से लिखना है एंड कंक्लूजन अलग से लिखना है। बट आई वुड से कि गिवन द जिस तरह से पेपर लेंदी होता है, कोशिश करिए कि दोनों को ब्लर कर दिया जाए। अनटिल अनलेस कि आपका पेपर स्टैटिक है, आप वर्ल्ड हिस्ट्री का लिख रहे हैं कुछ या फिर हिस्ट्री का कुछ लिख रहे हैं, तो आप क्लोज मत कीजिए। एक जब एग्जामिनर पढ़ता हुआ आ रहा है, आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखा, आपने सारे पार्ट्स एड्रेस किए, अब आप यहाँ जब आप एंड पे पहुँच गए हैं, तो जनरली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो कंक्लूजन में, चलिए आप अगर कंक्लूजन को 40 वर्ड्स दे रहे हैं, 50 वर्ड्स दे रहे हैं, तो आप जनरली स्टूडेंट्स जो उन्होंने ऊपर में डिस्कस किया है उसी को समराइज कर देते हैं। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमने अगर एग्जांपल लिया, वो लिखेंगे कि ओके ऑर्गेनिक फार्मिंग के ये बेनिफिट्स हैं, ये चैलेंजेस हैं, जो उन्होंने डिस्कस किया उसी को समराइज कर देंगे। इसको बोलते हैं क्लोज करना। बट आप बताइए कि जो बातें मैं एज ए एग्जामिनर, जो बातें मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, अब मैं फिर से उन्हीं को रिपीट क्यों होते हुए देखना चाहूँगी? मैं चाहूँगी कि आप अपने साइड से इस सेक्टर के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग सेक्टर के लिए आपका क्या विजन है वो मुझे बताएं। यानी अब हम आगे क्या, ठीक है ये बेनिफिट्स है, ये चैलेंजेस हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन बी डन, व्हाट शुड बी डन, ये होना चाहिए आपके। आप इसको वे फॉरवर्ड बोल दीजिए या फिर कंक्लूजन बोल दीजिए। जहाँ पे वे फॉरवर्ड मांग रहा है आपको तो लिखना ही है। अगर वे फॉरवर्ड नहीं मांग रहा है तो ट्राई टू सजेस्ट
try to give some suggestions on your part in form of way forward in conclusion, ना कि conclusion में आपने जो already लिखा है उसी को summarize कर दें। तो ये summarize करने वाला approach आज के बाद नहीं होना चाहिए, except world history जैसे subjects हैं तो summarize नहीं करना है आपको। conclusion में आप इस particular topic के लिए, आप इस particular sector के लिए, आप इस particular institution के लिए क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विजन है आपका, वो आपको दिखाना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंडली, जनरली स्टूडेंट्स, बच्चे कंक्लूजन हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने देखा है जब बिगिनिंग करते हैं वो बड़ा पेसिमिस्टिक लिख देते हैं। पेसिमिस्टिक मतलब कि बड़ा दयनीय स्थिति है, एज डिस्कस्ड अबव द सिचुएशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया इज वेरी बदहाल एंड वी नीड टू थिंक अबाउट इन एंड एवरीथिंग। आपको आईएएस बनाया जा रहा है, आपको आईएएस बनाया जा रहा है, तो आप एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह पेसिमिस्टिक नहीं हो सकते हैं। आप एक जिले के अधिकारी हैं और उस जिला में मान लीजिए अभी मानसून का समय आ रहा है और सडनली क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। एक ऑर्डिनरी पर्सन मेरे लिए तो बहुत ही भयावह स्थिति है, भाई मुझे कुछ नहीं समझ में आता, मुझे खुद को बचाना, मैं पैनिक हो रही हूँ। लेकिन क्या आप पैनिक हो सकते हैं? आपके पास जिले की गवर्नेंस की, आपको उस सिचुएशन में भी सॉल्यूशन ढूंढना होगा कि व्हाट नीड्स टू बी डन। यानी आप पेसिमिस्टिक नहीं हो सकते हैं, यू कैनॉट बी पेसिमिस्टिक। आपको आज से एटीट्यूड बिल्ड करनी है ऑफ कि जहाँ पे लुकिंग फॉर एक केओस में भी आपको एक लाइट ढूंढनी है, एक रे ऑफ होप को पकड़ के हमेशा चलना है। और ये कंक्लूजन आपको हमेशा याद रखना है कि इट शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक यानी एक यहाँ से पॉजिटिव टोन पे होना चाहिए। आपको यहाँ से जब यहाँ आपका आंसर पढ़ते हुए एग्जामिनर यहाँ तक पहुँचा है कंक्लूजन तक और वो दिखता है कि ये बड़ा ही पेसिमिस्टिक यानी बहुत ही माइंडसेट जो है वो बहुत ही क्लोज्ड है, ऐसा है कि कुछ हो नहीं सकता, तो उसको लगता है कि आपका जो मेंटल एटीट्यूड है वो आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है। अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है तो जिले का प्रशासन आपके हाथ में कैसे दिया जाएगा। सो आप जब आंसर लिखते हैं और कंक्लूजन लिखते हैं तो सिर्फ आप एक सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, आप एग्जामिनर को आप एक अपने बेंट ऑफ माइंड का भी अप्रोच क्लैरिटी दे रहे हैं कि सर आई एम ए ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन और किसी भी सिचुएशन में चाहे सिचुएशन कितना भी डार्क हो मैं एक सॉल्यूशन क्रिएट कर सकता हूँ और वो सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव लाइट की होगा। सॉल्यूशन कभी भी निगेटिव नहीं होता, इजंट इट? सो यू हैव टू ये जो कंक्लूजन है ये पॉजिटिव टोन पे होना चाहिए, पॉजिटिव अंडरटोन पे होना चाहिए। मुझे याद है मैं एक बच्चे का, और इसके लिए एनीवे कभी और बात करेंगे। और इसीलिए ज़रूरी है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मीन्स अब आपको पता है कि आप की जो सोच रहे हैं, जो देखिए मैं जो सोच रही हूँ वो मैं बोल पा रही हूँ, एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, इसको आर्टिकुलेशन करते हैं। इसी को जब मैं क्लियरली लिख पाऊँ लिमिटेड वर्ड में तो ये आपके लिए आर्टिकुलेशन हो जाएगा। और ये धीरे धीरे बिल्ड करना। अगेन मैं आपको विजन दे रही हूँ कि आपको कहाँ पे पहुँचना है, दिस इज़ योर, ये आप यहाँ पे आपको पहुँचना है और इसका एक जर्नी है। और इस पूरे जर्नी में इस विजन को आपको सामने रखना है कि आंसर राइटिंग मुझे यहाँ पे पहुँचना है। आपका हर आंसर इसी विजन के अकॉर्डिंग अलाइंड होना चाहिए, ठीक है। सो कंक्लूजन शुड बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। समराइज करने आप कभी मत कीजिए, समराइज कभी मत कीजिए। और अगर कोई कहता भी है तो मेरी बात करा दीजिएगा, बस मैं इतने कहूँगी। समराइज मैं क्यों, मतलब आपने ऑलरेडी 150 वर्ड्स में 120 वर्ड जो लिखा है आर्ग्यू कर दिया है, अब 30 वर्ड्स आप लिख रहे हैं और वही जो आपने 120 वर्ड्स ऑलरेडी डिस्कस किया उसी को आप 30 वर्ड्स में रिपीट कर रहे हैं। मैं तो इरिटेट हो जाऊंगी कि यार ये क्या, वही तुमने रोना गाना शुरू कर दिया, कुछ नया दो मुझे, कुछ नया दो। तुम आंसर क्लोज कर रहे हो यहाँ पर तो मुझे कुछ इस सेक्टर का कुछ तो दो कि इस सेक्टर का कुछ फ्यूचर है भी या नहीं। तो ट्राई टू गिव अ वे फॉरवर्ड, एक आउटलुक होना चाहिए कि ओके व्हाट एल्स कैन बी डन, व्हाट नीड्स टू बी डन। कुछ नहीं आ रहा तो गवर्नमेंट ये चीज़ें ले रही है एंड इट विल हैव सम पॉजिटिव इफेक्ट। इस तरह से भी आप कंक्लूड कर सकते हैं, बट हैव सम एक
पॉजिटिव आउटलुक दीजिए, समराइज मत कीजिए अनटिल अनलेस कि वर्ल्ड हिस्ट्री और हिस्ट्री के भी पेपर्स ना हो। तो हिस्ट्री में भी जनरली लोग हिस्ट्री में भी अब लोग जो इवेंट है उसका वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट हुआ है उस इवेंट के होने के बाद उसको इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इतना ही मुझे बात करना था आंसर राइटिंग के बारे में। यस, वन मोर थिंग मैं जो आपको बता, हालांकि इंट्रोडक्शन चलिए यहाँ पे चलिए फिर कभी बात कर लेंगे, यहीं पे बात कर लेते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चरिंग तो मैंने आपको बता दिया, बट इंट्रोडक्शन करना कैसे वो मैं नहीं बता पाई आपको, ये मेरे माइंड से मिस हो गया। तो देखिए इंट्रोडक्शन बेसिकली या तो आप कंटेक्स्ट दे सकते हैं, या तो आप डिफाइन कर सकते हैं चीज़ों को, या फिर आप डेटा से दे सकते हैं। डेटा जैसे मान लीजिए कि G20 का कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो अब G20 का वर्ल्ड में रिलेवेंस क्या है, G20 का वर्ल्ड में रिलेवेंस क्या है, इसके लिए आप अगर G20 का जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, अगर इससे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए डिफाइन करने की बात है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से अगर सवाल आता है तो मुझे लगता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। कंटेक्स्ट, जहाँ पे ये दोनों काम नहीं करे, डिफिनीशन और डेटा, उसको कंटेक्स्ट कर दीजिए कि मान लीजिए गवर्नर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया है, गवर्नर के पार्डनिंग पावर से आया है और आपको आर्टिकल नहीं याद है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं याद है गवर्नर के पार्डनिंग पावर से कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा, तो रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, यानी आपने कंटेक्स्ट दे दिया कि रिसेंटली न्यूज़ में रहा है पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। कोशिश करना है कंटेक्स्ट वाले एस्पेक्ट पे कम जाना है, क्योंकि ये सबसे लेस इम्पैक्टफुल होता है अनटिल एंड अनलेस कि दिस इज़ द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस योर आंसर। कंटेक्स्ट बिल्डिंग हम सबसे लास्ट में सोचेंगे, कोशिश करेंगे कि हर बात के लिए हमारे पास एक डेटा हो, एक डिफिनीशन हो। और जीएस पेपर 2 का हम अलग से कल हम डिस्कस करेंगे कि जीएस पेपर 2 के आंसर को कैसे अप्रोच करना है। आई नो दिस वीडियो इज़ वेरी बिग, बहुत लंबा है, इंटेंशन बहुत क्लियर है, आपको एम्पावर करना, प्रॉमिस कर रहे हो यहाँ से, ये एक विजन दिया है, इससे डरना नहीं है, इसको अचीव करने के लिए काम करते रहना। हर आंसर के पहले इसको देखना है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है और उसी तरह से सोचना है। 2026 के अटैम्प्ट करने वाले, अगर आपने इसको फॉलो किया, 2 महीने में आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूव होगी। और जो 2025 मेंस कर रहे हैं और आप लिख रहे हैं, श्योर शॉट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। 80 दिन है आपके मेंस के बीच में, 80 दिन में अगर इस अप्रोच से आप आंसर लिखते हैं, इट विल गारंटी यू, एंड मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेंस के बाद यू विल कम बैक एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट इट हेल्प्ड। थैंक यू वेरी मच।